Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing well. My name is Hayan Khan and I am a first year medical student at the Bacha Khan Medical College. And today I will be teaching you the first chapter of second year physics electrostatics from the perspective of MDCAT. So let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Electrostatics, as the name suggests, हमारे पास दो अल्फाजों से बना है, एक है इलेक्ट्रो और एक है स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो का मतलब होता है आप लोगों के पास चार्ज. ओके, सो इलेक्ट्रो से आप लोगों के पास चार्ज आ गया है मतलब. और स्टैटिक्स का मतलब होता है हमारे पास एट रेस्ट. सो डिफाइन हम करते हैं कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगी, उनके हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, उनके हम प्रिंसिपल्स उस पर क्या अप्लाई होते हैं, जो जो फिनोमिनाज भी वो कर रहे हैं, जितनी स्टडी हम कर सकते हैं. लेकिन वो चार्जेस होंगे रेस्ट पर, वो मोशन शो नहीं करेंगे. एंड दैट इज़ दैट फील्ड ऑफ स्टडी वी कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो ये एक छोटी सी आप लोगों की डिफिनीशन होगी. उसके बाद हम कहते हैं, आप लोगों की बुक में लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है चार्जेस के बीच में, स्टैटिक चार्जेस के बीच में, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है या उसको कोलम्बिक फोर्स कहा जाता है. सो एमसीक्यू आप लोगों का आ सकता है. नाउ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चार्ज असल में है क्या चीज़. सो चार्ज को हम डिफाइन करते हैं कि एक तो ये है कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये है कि कुदरतन एक मैटर को ये प्रॉपर्टी दे दी गई है. हम किसी मैटर को ये प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, कुदरती उस मैटर के पास ये प्रॉपर्टी होती है. ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. आप लोगों के पास जब एक चार्ज होता है, व्हेन यू हैव चार्ज, जब ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी किसी मैटर के ऊपर होती है तो उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है. ये आप लोग बाद में पढ़ोगे, सही है. और इस फील्ड के अंदर अगर तो आप लोग एक दूसरे उस ही तरह की बॉडी को इंटर करोगे जिसके ऊपर चार्ज है, सो देयर दिस फर्स्ट चार्ज एंड दिस सेकंड चार्ज विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. तो ये क्या हुआ, दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ दीज चार्जेस. अच्छा, फिर जब आप लोग उस चार्ज को मोशन दोगे तो आप लोगों के पास उस चार्ज के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. सो इट प्रोड्यूसेस, और ये फिर क्या करेगा, मेटल्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, या दूसरा जो चार्ज इसके इर्द गिर्द घूमेगा और वो इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर हो जाए तो उसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. सही है. तो चार्ज को हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से एक बॉडी जिसके ऊपर चार्ज होती है वो प्रोड्यूस भी कर सकता है और वो एक्सपीरियंस भी कर सकता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स. नीचे आते हैं हम. हमारे पास है दो चार्जेस इन नेचर, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा और या चार्ज आप लोगों के पास नेगेटिव होगा. तीसरी कोई किस्म आप लोगों के पास नहीं है. और हम लोग लिखते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. यानी आप लोगों का जो पॉजिटिव होगा और जो नेगेटिव होगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एंड आप लोगों के पॉजिटिव या नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी. ये कुदरत का एक कानून है. और आप अगर पूछते हैं कि क्यों, चार्ज क्या चीज़ है, चार्ज क्यों होता है एक बॉडी के ऊपर, सेम चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं या सेम चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो ये नेचुरल का कानून है. इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है. वाई का इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है. कुदरतन ये चीज़ होती है. फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट. एक फिनोमिना आप लोगों के पास हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसके डीप में हमें कुछ नहीं पता. अल्लाह ताला की कुदरत है. लेकिन अब ये फिनोमिना को हम मेजर करें, हाँ, ये फिजिक्स के ज़ुमरे में आता है. कितना हो रहा है, कितने क्वांटिटी में हो रहा है, यानी ये अट्रैक्शन कितने क्वांटिटी में हो रही है, ये रिपल्जन कितना हो रहा है. और जब हम इसको मेजर करते हैं तब ही हम इस फिनोमिना को अपनी ज़िंदगियां आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ये वाला जो फिनोमिना था कि अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस एन अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, तो ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक का जो ये आपस में जो कोरिलेशन है, ये हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. आप लोगों के घरों में जो पंखे लगे हैं, जो मोटर्स हैं, आजकल कोई इस तरह की मशीन आपको नज़र नहीं आएगी जिसमें आप लोगों को मोटर नज़र नहीं आएगा. सही है. द मेजॉरिटी ऑफ द मशीन्स, उसमें आप लोगों के पास मोटर होती है. तो मोटर कहाँ से आई,
इस फिनोमिना की वजह से आई। जब इस फिनोमिना को हमने स्टडी किया, अब हमें वाई का नहीं पता कि चार्जेस अगर मोशन कर रही हैं तो वो क्यों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन हमें ये पता है कि कितना मोशन करेगी तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और फिर इस फिनोमिना को हम अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सो फिजिक्स इज ऑल अबाउट दैट। ओके, सो डोंट ट्राई टू कि इसमें आप पढ़ जाएं कि ये चीज़ क्यों हो रही है। जितनी हमें समझ आती है उतनी सही है और उतने ही को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। तो आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसा यूनिट में इसको कूलम्स के अंदर मेजर किया जाता है एंड सी इसका एक सिंबल है। अच्छा, ये ज़रा इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, इन पे आप ज़रा गौर करें। 1 नेगेटिव कूलम चार्ज बराबर होता है द चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स का। ओके, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास इतना चार्ज है, लेकिन एक कूलम चार्ज कितना है, दैट इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर आप 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को जमा करोगे तो उनके कलेक्टिव चार्ज को हम एक कूलम का चार्ज कहते हैं। सिमिलरली आप लोगों के पास पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज बराबर होगा फिर इतने प्रोटॉन्स के, और चूंकि हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन्स होते हैं तो हमें फिर 3.125 अल्फ़ा पार्टिकल्स चाहिए, क्योंकि जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। Another MCQ point is that the smallest value of charge that can exist independently is the charge on one electron, और इस ही को हम intrinsic चार्ज कहते हैं। ओके, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के से कम चार्ज आप लोगों को यूनिवर्स में नहीं मिलेगा। तो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज जो कि आपको इंडिपेंडेंटली मिल सकता है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। और इस ही से हमारे पास ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि चार्ज इज एक्चुअली क्वांटाइज्ड and can only have values that are only and can only have values, sorry ये ऊपर है, and can only have values that are integral multiples of the elementary charge E। अब इसका क्या मतलब बनता है? इसका ये मतलब बनता है कि हमारे पास एक बॉडी है A और दूसरी बॉडी है B। ओके, A के ऊपर चार्ज है, लेट से हम कहते हैं कि इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। ओके, एंड B न्यूट्रल है। हमने ऐसा किया कि हमने इन दो बॉडीज को आपस में टच कर दिया, ये A है और ये B है, एंड दिस इज टच्ड। तो क्या होगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम A विल बी ट्रांसफर टू B। तो हमारे पास या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये चार्ज हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम कहें कि हमारे पास हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है। हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो नहीं सकता। तो आपके पास या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो चार्ज भी आप लोगों के पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, या आप लोगों के पास 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। यू कैन नॉट हैव द वैल्यूज इन बिटवीन दैम। फ्रैक्शनल वैल्यू चार्ज की आप लोगों के पास नहीं आ सकती इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दिस इज व्हाट क्वांटाइजेशन मींस, कि खास वैल्यूज में चार्ज आप लोगों के पास प्रेजेंट होगा, अपनी मर्जी के हर वैल्यू में प्रेजेंट आप लोगों के पास नहीं होगा। ओके, देन देयर इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी चार्ज हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मौजूद है और प्रोटॉन्स के ऊपर मौजूद है, एंड दिस इज नेचुरली प्रेजेंट। हमने ना इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं और हमने ना प्रोटॉन्स बनाए हैं, सही है, तो ये नेचुरली इनके ऊपर पड़ा है। अब हम इलेक्ट्रॉन को और इस चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम इस चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दें। नेक्स्ट पॉइंट इज कि स्टेशनरी चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, जब चार्ज स्टेशनरी होगा
उस वो मोशन नहीं करेगा तो उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जैसे ही चार्ज मोशन स्टार्ट करेगा उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था, अब उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके। Charge given to a conductor always resides on the outer surface. This is an important MCQ point कि अगर तो एक कंडक्टर को आप लोगों ने चार्ज दे दिया है, गॉस लॉ में भी आप लोग इसको पढ़ोगे। लेट्स से दिस इज अ गोल कंडक्टर। ओके, दिस इज ए कंडक्टर। अब कंडक्टर में हमें पता है कि चार्जेस इट कैन फ्रीली मोशन कर सकती हैं। तो अगर तो आपने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स सरफेस के ऊपर आ जाएंगे और सरफेस के ऊपर ये लोग इतनी डिस्टेंस इख्तियार कर देंगे कि इनके बीच में रिपल्जन जो है तो वो मिनिमम से मिनिमम हो। ओके। एंड चूंकि सरफेस का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है बजाय इसके कि चार्जेस अंदर, जब चार्जेस हमारे पास कंडक्टर के अंदर होंगे तो वो एक दूसरे के नज़दीक होंगे तो रिपल्जन ज़्यादा होगा। तो ड्यू टू देयर रिपल्जन ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं एंड ये सारे सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ओके, समझ ना आए तब भी गॉस लॉ के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। नाउ स्टार्टिंग द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड जो कि आप लोगों के करिकुलम में इंक्लूड है एंड दैट इज एक्चुअली द कूलम्स लॉ। लेट मी रियली क्विक, मैं ज़रा इसको साफ कर दूं ताकि हमारे पास जगह खाली रह जाए। दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉट लेक्चर, इसलिए मैं ज़रा तेज़ तेज़ जा रहा हूँ। सो अगर समझ ना आ रही हो यू कैन पॉज द लेक्चर। ओके, सो कूलम्स लॉ को हम फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो है कि इट गिव्स अस द फर्स्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जैसा मैंने आपको कहा कि चार्ज क्यों है एक बॉडी के ऊपर हमें नहीं पता, लेकिन उन चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्जन है। फिजिक्स के जुमरे में यह आता है कि हम उसको मेजर कर दें। फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। ओके, तो कूलम्स ने, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, उसने ये काम हमारे लिए किया कि उसने दो चार्जेस के बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्वांटिटेटिवली बता दिया। तो लॉ उसने दिया और लॉ हमारे पास स्टेट करता है कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस दो बातें हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दोस चार्जेस, यानी एफ आप लोगों के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू Q1 एंड Q2, इन दोनों के प्रोडक्ट के। एंड सेकंड बात उसने की कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू आर स्क्वायर के। ये दो बातें हैं, इन दोनों को आप कंबाइन करोगे आप लोगों के पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी जहां पर के आप लोगों के पास इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हेयर। ओके, कूलम लॉ। अच्छा, कूलम लॉ में एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने नहीं लिखी और वो ये है कि कूलम used an instrument called torsion balance। आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। और पॉइंट चार्जेस क्या होती हैं कि जिनका जो साइज होता है वो निग्लिजिबली स्मॉल होता है, निग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो दो चार्जेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे, तब ही उनके ऊपर कूलम का लॉ एप्लीकेबल है। वेक्टर फॉर्म में हम कूलम को किस तरह रिप्रेजेंट करें कूलम के लॉ को? सो फोर्स ऑफ चार्ज नंबर 1 ऑन चार्ज नंबर 2 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद आर, जो डायरेक्शन है आर की वो क्या है, फ्रॉम 1 to 2। सिमिलरली F21 जो है हमारे पास फोर्स बाय चार्ज 2 ऑन चार्ज 1 वो बराबर होगा Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज 2 to 1। केपीके की बुक में इन दोनों चीज़ों को उल्टा भी लिखा गया है एंड दैट इज़, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, वो असल में ये होगा कि द फोर्स by charge 2 on charge 1 that would be equal to K Q1 Q2 divided by R square,
एंड यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम 2 to 1 नहीं होगा, दिस इज सॉरी 1 to 2. अच्छा, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम 1 to 2 एंड दिस इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ 1 ऑन चार्ज 2. तो आप लोग अपनी बुक में देख लें, इफ इट इज इस तरह तो एमसीक्यू में आप लोगों से पूछा जा सकता है, फिर आप लोगों ने इसको करेक्ट कर देना है. अच्छा, इससे हमारे पास एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इसको आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलना, और वो ये है कि F12 बराबर है F21 के मैग्नीट्यूड का. मैग्नीट्यूड वाइज दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, और F12 बराबर है नेगेटिव ऑफ F21. अगर हम वेक्टर्स की भाषा में बात करें तो F12 इज इक्वल टू नेगेटिव F21, यानी मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस हमारे पास कांस्टेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके डायरेक्शन का यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं ये दोनों फोर्सेस. तो चार्ज Q1 जितना फोर्स अप्लाई करेगा चार्ज Q2 के ऊपर, उतना ही फोर्स चार्ज Q2 भी अप्लाई करेगा चार्ज Q1 के ऊपर. इसको आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलना. और इसी से हमारे पास आती हैं कि कूलम लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, और इससे एक एमसीक्यू आता है कि टू चार्जेस ऑफ द मैग्नीट्यूड Q1 1 माइक्रोकूलम एंड Q2 5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r. ये डिस्टेंस भी दिया है अपार्ट. द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम. अब अगर किसी को ये नहीं पता हो तो वो बैठ जाएगा और वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा कि Q1 Q2 के ऊपर कितना चार्ज अप्लाई कर रहा है, Q2 Q1 के ऊपर कितना चार्ज अप्लाई कर रहा है, एंड वो कहेगा कि चूंकि ये 1:5 में है तो हम इसमें 1:5 पुट कर देंगे. असल में ऐसा है ही नहीं. चार्ज Q1 जितना भी स्मॉल हो, लेकिन चार्ज Q1 भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा जितना चार्ज Q2 अप्लाई कर रहा है. तो अगर दोनों हमारे पास 25 न्यूटन और 25 न्यूटन अप्लाई करें तो दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, 1:1 हमारे पास रेशो आ जाएगा, एंड दैट इज़ द ओनली करेक्ट आंसर. ओके, सो इस चीज़ में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. आप लोगों की ये K इंपॉर्टेंट है. K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और उसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. वैल्यू भी याद करें, वैल्यू भी पूछी जा सकती है, और यूनिट्स भी याद करें, यूनिट्स भी पूछे जा सकते हैं. ओके, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसकी वैल्यू बराबर है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यूनिट याद करें, वैल्यू याद करें, आप लोगों से पूछा जा सकता है. ओके, सो यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट एंड द वैल्यू इज आल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज एंड द मीडियम बिटवीन द चार्जेस. अगर आप एक ऐसा मीडियम इस्तेमाल करोगे जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा है तो K आप लोगों के पास कम आएगा, क्योंकि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, परमिटिविटी. तो अगर ज़्यादा परमिटिविटी वाला मीडियम इस्तेमाल करोगे, K की वैल्यू आप लोगों के पास कम आएगी. एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये अभी हमारे पास जो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये MKS सिस्टम में है. आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा कि CGS में इसके क्या यूनिट्स हैं, बट सिर्फ ये आपको पता हो कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है इफ़ द यूनिट्स आर इन अदर सिस्टम. उसके बाद हम आते हैं ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ मीडियम. सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास एक चार्ज Q1 था और एक चार्ज Q2 था. व्हेन देयर वाज नथिंग इन बिटवीन दीज, व्हेन देयर वाज नथिंग इन बिटवीन दीज टू चार्जेस, आप लोगों के पास एक फोर्स थी जिसको हम कहते हैं FVQ. जब आप लोगों ने इसके बीच में कोई मीडियम डाल दिया तो ये मीडियम हमारे पास इनके इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करेगा, और ये चार्ज आप लोगों के पास ये फोर्स आप लोगों के पास दोनों के बीच में डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होता है उसको छोड़ें, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें ये बता दिया गया है, जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, इसके बीच में मीडियम रखा, तो उनको पता चला कि जब हम एक इंसुलेटर इनके बीच में प्लेस करते हैं तो द फोर्स रिड्यूस हो जाता है. ओके, आप लोगों की बुक में कुछ कैलकुलेशन की गई है, एंड वो कैलकुलेशन आप लोगों के दिमाग में ज़रा बैठ जाए तो मैं वो आप लोगों के लिए करवा देता हूँ. ओके, फोर्स मीडियम हमारे पास बराबर होगा, जब फोर्स वैक्यूम हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर था, एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर F मीडियम 1/4 पाई सिंपल एप्सिलॉन इंटू Q1
Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर होगा. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम. ओके, परमिटिविटी हमारे पास ये बुक में डिफाइन किया गया है कि द प्रॉपर्टी that affects the force between the property of a medium that affects the force between these two charges. तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो मीडियम जो है तो आप लोगों का जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में उसको रिड्यूस कर देता है. दैट इज एक्चुअली द परमिटिविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. एप्सिलॉन में हम इसको लिखते हैं, बट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो. ओके, एब्सोल्यूट यानी इसको हमने किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं किया. अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी एक चीज़ की फाइंड आउट करना दैट इज़ हार्ड फॉर अस एंड हम नहीं फाइंड आउट कर सकते. तो इसलिए हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ कंपेयर करते हैं. हम कहते हैं कि वैक्यूम से कितनी ज़्यादा है इसकी परमिटिविटी. ओके, ज़्यादा का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया. क्यों? हम रिलेटिव परमिटिविटी को इस्तेमाल करते हैं और हमने कहा कि रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होगी द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. यानी इस मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस से जितनी ज़्यादा होगी वही उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है. तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हमारे पास बराबर हो जाएगी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसको जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एफ मीडियम आ जाएगी. एफ मीडियम बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई परमिटिविटी रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब अगर आप लोग देखें सो हम 1/ER को साइड पे कर देते हैं एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये हमारे पास इक्वल है एफ वैक्यूम के. तो एफ मीडियम हमारे साथ इक्वल हो जाता है एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी. दिस इज द फाइनल इक्वेशन. यहाँ से आप लोगों को पता चल गया है कि एफ मीडियम जो है हमारे पास दैट इज एक्चुअली लेसर देन द एफ वैक्यूम बाय अ फैक्टर ऑफ ER. अब रिलेटिव परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी फोर्स आप लोगों के पास कम आएगी. ओके okay? यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है इस चीज़ को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं. एंड ER हैज़ नो यूनिट्स ओके एंड नो डायमेंशंस, क्योंकि ये सेम वैल्यू एक दूसरे के ऊपर आप लोगों ने डिवाइड की है. दोनों परमिटिविटीज़ को जब आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करोगे तो ER की आप लोगों के पास न कोई यूनिट आएगा न कोई डायमेंशन आएगा. रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वैक्यूम इज़ 1. उसकी वजह यह है कि वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी आप लोगों के पास यानी सेम ही आएगी ना. अगर तो आप देखें रिलेटिव परमिटिविटी तो परमिटिविटी नॉट बाय परमिटिविटी नॉट क्या होगी 1 के ही बराबर होगी ना आप लोगों के पास. और फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल परमिटिविटी इज विल बी ग्रेटर देन 1. और उसकी वजह ये है आप लोगों के पास ये परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम है एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. और ये आप लोगों के पास परमिटिविटी रिलेटिव है. तो मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होती है फ्रॉम वैक्यूम. तो मैंने आप लोगों से कहा था जब आप एक बड़ी वैल्यू को छोटी चीज़ पे डिवाइड करोगे तो रेशो आप लोगों के पास ग्रेटर देन 1 आएगा. ओके एंड फॉर कंडक्टर्स परमिटिविटी इज एक्चुअली इक्वल टू इन्फिनिटी. उसकी वजह ये है कि आप लोगों के पास चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है. लेट्स से दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज. इस लोगों के बीच में अगर तो आप लोगों ने एक कंडक्टर रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों के पास ज़ीरो हो गया. क्यों? ये चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे. सो दैट्स वाई कंडक्टर्स की जो वो है रिलेटिव परमिटिविटी है दैट इज एक्चुअली इनफाइनाइट. बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू है. उसके बाद हम MCQs इस टॉपिक के कर लेते हैं. कुछ मॉडल MCQs हैं, आप लोगों को कुछ फार्मूलाज पता चल जाएंगे एंड आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के MCQs इस टॉपिक से लिए जाते हैं. सो फर्स्ट नंबर MCQ है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ्ड, द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन देम बिकम्स.
देखो कोलम्बिक फोर्स हमने कहा था कि K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल है। तो जब आप लोगों के पास न्यू फोर्स आएगा और उसमें आप लोग क्या करोगे, इज हाफ्ड। सो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर की जगह पर R/2 और इसका आप लोग स्क्वायर ले लेते हो, तो ये बन जाता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाता है और ये हो जाता है डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज ऑफ द टू स्क्वायर। 4 ऊपर जाएगा तो आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू 4 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये हमारे पास पुराने फोर्स के इक्वल है। सो F डैश विल बी इक्वल टू 4F, यानी आप लोगों के पास नया फोर्स वुड बी 4 टाइम्स ऑफ दैट पुराना वाला फोर्स। अच्छा, देखो मीडियम से हमारे पास इस तरह का एमसीक्यू आता है कि एफ वैक्यूम आप लोगों के पास 2 न्यूटन का है। व्हाट वुड बी द फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस इन एन इंसुलेटिंग मीडियम हैविंग ई आर रिलेटिव परमिटिविटी 3.8। यानी जब आप लोगों के पास कुछ नहीं था, दो चार्जेस थे और इनके बीच में जब वैक्यूम था तो फोर्स था 2 न्यूटन का। अब जब इन्होंने इसके बीच में एक इंसुलेटर रख दिया है तो अब फोर्स क्या बनेगा, तो सिंपल ये है कि फोर्स इन मीडियम आप लोगों के पास बराबर है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्स इन वैक्यूम 2 न्यूटन का है, रिलेटिव परमिटिविटी उन्होंने आप लोगों को 3.8 का दिया है। यहाँ से आप लोग एक और ट्रिक मुझसे सीख लें। 2 को आप लोग 3.8 पे किस तरह डिवाइड करोगे। अपने लिए कैलकुलेशंस आसान करने के लिए हम 3.8 को अज्यूम कर देते हैं, वी अज्यूम दिस एज 4। तो 2 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा आप लोगों के पास, इससे हमारे पास 0.5 जवाब आएगा। ओके, तो आंसर्स में आप लोग देख ले 0.53 क्लोजेस्ट आंसर आप लोगों के पास वो होगा। अच्छा, MCQ नंबर 3 के ऊपर आते हैं कि चार्ज क्यू इज डिवाइडेड। ये आप लोगों के एक्सरसाइज का एक MCQ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, कि चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q and Q minus Q and separated by distance R, the force of repulsion between them will be greater when। एक बड़ा चार्ज था आप लोगों के पास और उन चार्जेस को उन्होंने डिवाइड किया Q और Q माइनस Q। यानी ये अगर आप लोगों के पास 4 था और इसको आप लोगों ने 1 कर दिया तो 4 माइनस 1 आप लोगों के पास ये दूसरा 3 रह जाएगा। ओके, इसका असल में ये मतलब है। तो फोर्स ऑफ रिपल्जन इन दोनों के बीच में कब ग्रेटर होगा, देखो हमारे पास जो न्यूटन का लॉ है वो है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस। तो जिस 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 उसमें आप लोगों के पास प्रोडक्ट ग्रेटर आएगा वही आप लोगों के पास क्या होगा, उसी केस में आप लोगों के पास फोर्स ज़्यादा होगा। तो आप लोग देख लें 1 मल्टीप्लाई बाय 3 से आप लोगों के पास 3 आता है। अगर हम इसको इक्वली डिवाइड कर दें 2 में तो 2 2 ज़ार 4 आ जाता है और यही आप लोगों के पास एक ग्रेटर आंसर है। ये सारे आप लोग एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसमें आप लोगों के पास इस ही से ग्रेटर जवाब आएगा। जब आप लोग उसको इक्वल डिवाइड करोगे एंड देन यू मल्टीप्लाई इट, आप लोगों के पास वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अच्छा, in the MKS system of units, epsilon naught is equal to what? So epsilon naught is equal to this quantity, and how is that? K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इक्वल होता है C स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन को आप लोग ऊपर ले जाते हो और K को आप लोग नीचे ले आते हो, ये सॉरी बाद में आता है। सो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाता है 1/4 पाई K के, और K की जब आप लोग वैल्यू पुट कर दोगे तो आप लोगों के पास ये करेक्ट हो जाएगा। Two conducting spheres A and B are initially placed separately, having charges -50 electron and +20 electron respectively. They are touched. The charge on sphere A will be, एक स्फेयर A है और उसके ऊपर हमारे पास चार्ज है। Two conducting spheres A and B initially have -50 electrons और B के ऊपर चार्ज है
20 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी प्रोटॉन्स हैं, उस बी पे पॉजिटिव चार्ज है। जब इन दोनों को आप टच करोगे तो ये चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। -50 + 20 से हमारे पास -30 आ जाएगा, और चूंकि ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं तो ये 30 इन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड। क्योंकि चार्जेस, मैंने आप लोगों से कहा था चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये एक दूसरे को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इनके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्जन मिनिमम हो, तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो हाफ, तो -15 इस साइड पे आ जाएंगे और -15 उस साइड पे चले जाएंगे, तो आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा -15 इलेक्ट्रॉन्स का। 3 equal and similar charges are placed at the corners of an equilateral triangle as shown. Okay, किधर शोन किया है? अच्छा, इधर शोन किया है। The resultant force on Q is what? किस तरफ ये Q है, ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ये क्यों है, ये क्यों डबल डैश है और ये क्यों सिंगल डैश है। अच्छा, अब क्यों इस क्यों डबल डैश इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, एंड क्यों सिंगल क्यू इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो हम ऐसा करते हैं कि हम फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एंड 2 कंपोनेंट्स इन दिस डायरेक्शन। अब अगर हम देखें तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को 180 डिग्री पर है, सो दे कैंसल आउट ईच अदर। तो रिजल्टेंट फोर्स आप लोगों के पास अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। सो आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में आप लोगों के पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा। If charges are placed at corners of a square, then the force is maximum between which charge? मैंने आप लोगों से कहा था कि जिसका प्रोडक्ट, जिसके चार्ज का मल्टीप्लिकेशन से आप लोगों के पास ज़्यादा आंसर आएगा, बड़ा आंसर आएगा, उन्हीं के बीच में फोर्स बड़ा है। तो देख लो, 1 × 2 = 2, 2 3s are 6 एंड 3 4s are आप लोगों के पास 12 आता है। सो Q4 और Q3 के बीच में आप लोगों के पास ज़्यादा फोर्स होगा। The greatest amount of force will be between charge Q4 and Q3. Then you have certain type of MCQs जिसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये एक मॉडल MCQ है, मुख्तलिफ शेप्स में आ सकता है कि 2 charge conductors A and B at a distance R have charges +2Q and -Q respectively, and force is F. If we touch them with each other and then separate at same R, then the new force is what? MCQ को समझने की कोशिश करें। आप लोगों के पास एक चार्ज, एक बॉडी है A एंड देन यू हैव द बॉडी B। A के ऊपर है चार्ज 2Q प्लस है कि माइनस है, लेट मी चेक इट, +2Q, और B के ऊपर चार्ज है -Q का। आपसे इन्होंने कहा कि इन दोनों चार्जेस को, ये पहले डिस्टेंस R के ऊपर थे, इन दोनों को हमने टच किया पहले, सही है, और फिर हम इसको ले गए वापस अपने ओरिजिनल R के ऊपर। तो इस वक्त इन दोनों के बीच में जो फोर्स था वो था F, और इस के बीच में फोर्स क्या होगा? जब आप लोगों ने, मैंने यहाँ पर जिस तरह आप लोगों को समझाया इन दिस केस ओके, कि चार्जेस न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को एंड देन दे विल बी इक्वली डिवाइडेड ऑन बोथ द स्फीयर्स। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे तो +2 - 1 से आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा 1Q का। कलेक्टिव चार्ज इन दोनों के बीच में हो जाएगा 1Q, एंड जब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो ये 1Q इन दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो ½ Q A के ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव ½ Q B के ऊपर आ जाएगा। देन एक फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, और वो ये है कि फोर्स को आप लोगों ने न्यू फोर्स को डिवाइड करना है फोर्स के ऊपर, एंड दैट वुड बी इक्वल टू Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय Q1 पुराना एंड Q2 पुराना। सो Q1 नया आप लोगों के पास बराबर है 1/2, और इसको आप लोगों ने डिवाइड कर देना है
पुराना आप लोगों के पास क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, so that is 1 by 4 divided by 2, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 1 by 4 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 8। सो नया फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स आप लोगों के पास बराबर है 1 by 8 के, ये फोर्स आप लोगों के पास इस साइड पे आएगा, तो नया फोर्स इज इक्वल टू पुराना फोर्स डिवाइडेड बाय 8। So now you got the answer कि the force is actually reduced by a factor of 8. So now let's move on to the second topic, that is electric field. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों की बुक में लिखी है वो ये है कि इसका कॉन्सेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने इन 1900 समथिंग। डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपल अल्फाज में डिफाइन करते हैं, द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अगर आपके पास एक चार्ज हो तो इसके इर्द गिर्द इस चार्ज का एक इन्फ्लुएंस होगा, सही है। अब अगर तो आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसके इस दायरे के अंदर, इसके इलाके के अंदर आप अगर उसको वो करोगे, ले आओगे, तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, और कौन अप्लाई करेगा, ये वाला चार्ज अप्लाई करेगा। तो एक बड़े चार्ज के दरमियान, एक बड़े चार्ज के इर्द गिर्द वो वाला इलाका जिसमें दूसरे चार्ज के ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री डायमेंशन में एक स्फेयर की तरह है, एक फुटबॉल की तरह है उस चार्ज के इर्द गिर्द। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर हम किस तरह करेंगे, इसके लिए हमने निकाली एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है दैट ई, इसको डिनोट किया जाता है ई, उसके ऊपर एक एरो है, एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट की होती है, यानी इस फील्ड के अंदर कोई ऐसा खास पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई दूसरा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, तो ये बड़ा वाला चार्ज जितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे इस चार्ज की क्वांटिटी के ऊपर, वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, दैट इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, अब फोर्स पर यूनिट चार्ज, अब यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स की भी डिफिनीशन आती है, लेकिन उस पर आते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, यू नीड अ डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल। ऐसा यूनिट हमारे पास न्यूटन पर कूलम है या वोल्ट पर मीटर। वो कैसे, फोर्स हमारे पास न्यूटन है एंड चार्ज हमारे पास बन जाता है कूलम। ओके, नाउ वी नो दैट न्यूटन मीटर हमारे साथ बराबर होता है जाउल के। ओके, and joule is actually the unit of joule per coulomb is actually the unit of voltage. okay, so अगर हम इसके साथ मीटर मल्टीप्लाई भी करें एंड मीटर से इसको डिवाइड भी करें, वी मल्टीप्लाई दिस बाय एंड डिवाइड दिस बाय मीटर, सो वी गेट न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम मीटर, sorry for that. okay, now Newton meter is actually, Newton meter divided by coulomb is actually equal to volt. So आप लोगों के पास नीचे क्या रहेगा, आप लोगों के पास नीचे मीटर रहेगा, so volt per meter. If you want to write it in base quantities, base units, तो आप लोगों के पास न्यूटन किस चीज़ के इक्वल है, न्यूटन आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय कूलम, और वो इक्वल हो जाएगा किलोग्राम मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। और एक्चुअली जो चार्ज है कूलम, कूलम इज एक्चुअली इक्वल टू एम्पेयर सेकेंड्स। ओके, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आप अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो नीचे सेकंड और एम्पेयर, तो ये सेकंड क्यूब बन जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड क्यूब इनवर्स है और ए का भी इनवर्स है। तो यहाँ से आप लोगों के पास डायमेंशंस आ जाते हैं, किलोग्राम इज मास, एम इज लेंथ, टाइम का 3 इनवर्स और एम्पेयर का इनवर्स। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
नाउ लेट्स कम टू दी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक तो न्यूटन ने डिफाइन किया था, एक इलेक्ट्रिक फोर्स को हम इस फार्मूले से डिफाइन करते हैं कि E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं, सो द इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। This formula is important. Electric force is independent of mass, velocity or the direction of the motion of that charged particle. यानी आपको इक्वेशन से ना मास दिख रही है इसमें, ना आपको वेलोसिटी दिख रही है, ना आपको डायरेक्शन नज़र आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पर और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है. Then you have that the F electric on a positive charge is parallel to the electric field. Electric field always points from positive charge towards a negative charge. This is the direction of the electric field. Okay, so if you put a positive charge here, तो इसके ऊपर फोर्स, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव विल रिपेल इट, तो इसके ऊपर फोर्स होगी इस डायरेक्शन में, एफ इलेक्ट्रिक, एंड वो नेगेटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो एफ इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में. तो अगर आप देख लें, सो इन केस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, देन वी हैव फॉर अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है that F electric on a negative charge is anti-parallel to the electric field, and that means कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है. तो आप लोगों के पास पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन. नाउ इफ यू हैव अ नेगेटिव चार्ज आउट हेयर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, सो दोज आर एक्चुअली एंटी पैरेलल. फोर्स एंटी पैरेलल लग रहा है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, now let's come to the next topic, and that is कि हम कुछ MCQ स्टडी कर रहे हैं. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा हमारे साथ इन केस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन दे दें. सो केस नंबर 1, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है, अगर हम इसको मूव कर दें पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड मैंने आपसे कहा था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव वर्क डन इज पॉजिटिव. लेट मी शो इट टू यू हाउ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दें तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी इन दिस डायरेक्शन. ओके, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा. तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, दोज आर मेकिंग 0 डिग्री एंगल. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंगल, तो द वर्क डन इज एक्चुअली पॉजिटिव. जब वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी किस 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 केस में इंक्रीज होती है, व्हेन द वर्क डन इज एक्चुअली नेगेटिव. जिस तरह ग्रेविटी के केस में हमारे पास फोर्स डाउनवर्ड होता है एंड वी आर गिविंग डिस्प्लेसमेंट अबाउ, तो तब जाके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेलरेट्स द चार्ज, चूंकि वेलोसिटी ही के डायरेक्शन में आपका फोर्स पड़ रहा है तो एक्सेलरेशन हो रही है. केस नंबर 2 इज मूविंग एंटी पैरेलल टू द फील्ड. अगर चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता, ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड द चार्ज इज मूविंग ऑपोजिट, तो हमारे पास एंगल आ गया 180 डिग्री का. तो हम कहते हैं कि द वर्क डन इज नेगेटिव, द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली इंक्रीजेस, ये मैंने आपको बता दिया है, एंड चार्ज इज डी एक्सेलरेटिंग, चूंकि मोशन के खिलाफ फोर्स पड़ रहा है तो चार्ज इज एक्चुअली डी एक्सेलरेटिंग. फॉर अ नेगेटिव चार्ज बिल्कुल वही बातें हैं लेकिन उल्टा होंगी. अगर नेगेटिव चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड इफ यू हैव द नेगेटिव फील्ड, इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो आप लोगों के पास जो फोर्स है वो इसके ऊपर यहाँ पर पड़ रहा है. वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है एंड द फोर्स इज एक्चुअली 180 डिग्री का, तो वर्क डन आप लोगों के पास नेगेटिव होगा. काइनेटिक एनर्जी वुड डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी वुड इंक्रीज,
and the charge is deaccelerating. Okay. उसके बाद if it is moving anti parallel to the field means के opposite direction में to the field ये motion show कर रहा है. This is the direction of the field and this negative charge is moving in this direction. So force भी इसके ऊपर इस ही डायरेक्शन में लग रही है. तो आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास आ जाएगा that the work done is actually आप लोगों के पास positive है, the kinetic energy is increasing, the potential energy is decreasing and the charge is accelerating, यानी इसकी स्पीड तेज हो रही है. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी दो चार्जेस के बीच में एंड वी वर इन्वॉल्विंग E इज इक्वल टू F एंड Q, सॉरी F डिवाइडेड बाई Q. ओके, जो हमारे पास टेस्ट चार्ज था. अब बाज़ औक़ात होता ये है कि टेस्ट चार्ज की चूंकि वैल्यू ही बहुत ज़्यादा छोटी है एंड फोर्स हम इस तरह आसानी के साथ कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो हम कहते हैं कि अगर हम टेस्ट चार्ज न लेकर आएँ और ऐसे इंडिपेंडेंटली हम सिर्फ इस बड़े वाले चार्ज को देखकर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट निकाल पाएँ तो अच्छा होगा ना. तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला टॉपिक आप लोगों के उसमें दिया गया है ताकि इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकें. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऑलरेडी आप लोगों ने कहा है कि फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, एंड आप लोगों का जो फोर्स है वो कूलम्स की जो लॉ है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये हो गया आपका Q. नाउ इफ़ यू फोकस ऑन दिस Q2 एंड दिस टेस्ट चार्ज, दीज बोथ आर द सेम थिंग्स. कूलम के लॉ में भी ये टेस्ट चार्ज था और यहाँ पर भी इट इज़ अ टेस्ट चार्ज या माइन्यूट चार्ज या द सेकंड चार्ज. एक्चुअली हम ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, सो दिस इज एक्चुअली द सेकंड चार्ज. इट विल कैंसल आउट विद ईच अदर एंड यू विल गेट KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ओके, सो जब ये फार्मूला आप लोगों के पास आ गया, दिस कैन बी यूज्ड इन MCQs. मुख्तलिफ MCQs आप लोगों से पूछे जा सकते हैं. Only depends on the charge, distance from the charge and the dielectric used. This is a point charge and इसके इर्द गिर्द you have an electric field. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये वाला पॉइंट लिया है. इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो मुझे बताती है KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यानी इसका जो डिस्टेंस है उसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ एंड Q की वैल्यू इसमें डाल दूँ एंड K की वैल्यू इसमें मैं डाल दूँ तो मेरे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट. नाउ वेक्टर फॉर्म में आप लोगों का एक MCQ आ सकता है कि ये वाली चीज़ आप लोगों को MCQ में दी गई होगी एंड आप लोगों ने इस ही को चूज़ करना होगा कि करेक्ट वेक्टर फॉर्म क्या है. तो इन दोनों का मतलब ये बनता है कि एक आप लोगों के पास E है, इसके ऊपर आप लोगों ने एरो नहीं भूलना, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ गया एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस R. यूनिट वेक्टर R है और यूनिट वेक्टर हमने कहा था कि यूनिट वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, तो अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R क्यूब. ये R इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आप लोगों के पास R वेक्टर यहाँ पर रह जाएगा. सो दोनों फॉर्म्स करेक्ट हैं और इनको आप लोगों ने फिर MCQ के अंदर चूज़ करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. देन व्हेन द मीडियम इज़ प्लेस्ड बिटवीन, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में या फिर इस पॉइंट और इस चार्ज के बीच में हमने एक मीडियम रख दिया, तो ऑटोमेटिकली जब आप लोग मीडियम रखोगे के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन है. तो जब आप लोग इस चीज़ को बढ़ाओगे, दिस परमिटिविटी के आप लोगों के पास डिक्रीज होगा एंड E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी. तो इसका वही सेम मिसाल है जिस तरह हमने फोर्स के लिए किया था कि जब फोर्स डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी. एंड सिंपल इक्वेशन इसका ये है कि 1/4 पाई
एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट यानी रिलेटिव परमिटिविटी एंड के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. नाउ द डिराइवेशन ये लोग आप खुद कर सकते हैं. एंड ई इज इक्वल टू द ई इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आप लोगों के पास, दिस थिंग, this is actually equal to relative permittivity of the electric field intensity of vacuum. तो जब आप लोग इसके बीच में मीडियम रखोगे, so the electric field intensity will be decreased by a factor of relative permittivity. बाज़ औक़ात आप लोगों से MCQ आते हैं कि आप लोगों को दो चार्जेस दिए गए होते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन दो चार्जेस के बीच में ज़ीरो पॉइंट कौन सा है, यानी वो वाला पॉइंट आप लोग मुझे बताओ कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाती है. तो दो केसेस हैं. अगर तो आपको चार्जेस आर सिमिलर, यानी दोनों पॉजिटिव चार्जेस आप लोगों को दिए गए हैं, तो सिमिलर चार्जेस के बीच में एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ज़ीरो पॉइंट विल ऑलवेज बी इनसाइड दिस चार्जेस एंड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज. जो चार्ज आप लोगों के पास छोटा होगा उसके नज़दीक होगा, यानी ये अब मेरे पास चार्ज है एंड जो Q2 है दैट इज़ एक्चुअली स्मॉलर, तो Q2 के नज़दीक होगा एंड इन दोनों चार्जेस के बीच में होगा. क्यों बीच में होगा इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ लें. लेट मी शो इट हेयर. You have a positive charge here and you have a positive charge right here. इसके बीच में what is the zero point? Zero point के ऊपर electric field intensity is equal to zero, और वो तब ही zero हो सकती है, this is actually Q1 and this is Q2. वो तब ही zero हो सकती है when E1 minus E2 is actually equal to zero. यानी इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप एक दूसरे से माइनस करोगे, और वो माइनस इसलिए करोगे क्योंकि ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन एंड इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब हमारे पास एक इमेजनरी नहीं, हमारे पास एक रीजन थी चार्ज के इर्द गिर्द. हमारे पास चार्ज था और उसके इर्द गिर्द अपनी एक रीजन थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चार्ज का महसूस किया जा सकता था बाय अ सेकंड चार्ज. तो माइकल फेराडे ने क्या किया कि माइकल फेराडे ने चाहा कि इस रीजन को हम रिप्रेजेंट कर लें किसी चीज़ की वजह से या किसी चीज़ की मदद से. तो उसने निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो ये सबसे पहले तो ये है कि दीज आर इमेजनरी लाइंस, दीज डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. माइकल फेराडे ने कहा कि हमारे पास कुछ लाइंस हैं जो कि इस चार्ज से रेडिएट हो रहे हैं. अब ये लाइंस इमेजनरी हैं, आपको रियलिटी में नहीं नज़र आने वाले, लेकिन ये लाइंस हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को. ओके, दीज आर इमेजनरी लाइंस इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फेराडे. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये है कि ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड, यानी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से ये बाहर की तरफ निकलेंगे. और उसकी वजह ये है कि जब आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव इन दोनों के बीच में रिपल्जन होगी एंड ये इससे दूर भागेगा. विच ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है और उसके नज़दीक आप एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी. तो उन्होंने ये रूल निकाला कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होंगे एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इट वुड बी रेडियली इनवर्ड्स. ये आप लोगों को याद रहना चाहिए. उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ MCQ पॉइंट्स आप इसको कह सकते हैं. एक तो ये है कि लेट मी जूम दिस अ बिट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू सिमिलर चार्जेस आर रिपेल्ड अवे बाय द चार्ज. ओके, बाय चार्जेस. आप लोगों के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, आप लोगों के पास एक पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को के डायरेक्शन को समझने के लिए आप लोगों ने खामखा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के मोशन को कंसिडर करना है. अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आप लोग यहाँ पर बीच में रख दो एंड वी से दैट दीज आर इक्वल चार्जेस, तो क्या होगा. यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बोथ ऑफ देम विल कैंसिल ईच अदर. तो यहाँ पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. सो ये पॉइंट क्या है,
दिस इज एक्चुअली दैट पॉइंट जहां पर आप लोगों के पास जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों के पास रेडियली आउटवर्ड्स था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बल्जिंग हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड बीच में आप लोगों के पास जगह खाली रह जाएगी। ओके, तो दिस इज एक्चुअली द कंसेप्ट कि यहाँ पर जब आप लोग एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये जगह तो जीरो होगी। आप अगर इस जगह में 10 पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, लेकिन वहां से इसको रिपल्जन मिल रही है, तो ये अपना पाथ चेंज करेगा एंड ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। दैट इज एक्चुअली कि वो तमाम ये लाइंस एक्चुअली में वो रास्ते हैं, दीज आर द पाथ्स थ्रू विच द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन दीज टू चार्जेस। काफी आसान जुमला है, इसको समझने की कोशिश करें। So they repel each other and electric field line due to two opposite charges, अब two opposite जो charges हैं तो वो एक दूसरे को attract कर रहे होते हैं। Okay, they actually attract each other, क्योंकि पॉजिटिव से निकल रहे होते हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई चार्ज रखोगे तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन यही होगा कि वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज थ्री डायमेंशनली, और ये सिर्फ टू डायमेंशनल हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है, हमने यहाँ पर शो किया है, बट दिस इज एक्चुअली थ्री डायमेंशनल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। मैंने आप लोगों को कहा था कि इट शोज अस द स्ट्रेंथ ऑफ दैट चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा कंडेंस होंगे, बहुत ही ज़्यादा होंगे, कंडेंस होंगे बिटवीन ऑफ एक चार्ज से निकल रहे हों और बहुत ही ज़्यादा कंडेंस है, तो इसका मतलब ये कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे उतनी ही मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। ये वही बात है कि पॉजिटिव से निकल रहे हैं और नेगेटिव के अंदर जा रहे हैं, बिकॉज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। Lines are closer where the field is strong and lines are farther apart where the field is weak. देखो मैंने आप लोगों को बताया, लाइंस अगर कंडेंस हैं एंड ज़्यादा है नंबर में तो फील्ड आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग है। लाइन अगर आप लोगों के पास कंडेंस नहीं है, कम है लाइंस, तो दिस ऑटोमेटिकली मीन्स कि फील्ड आप लोगों का स्ट्रॉन्ग नहीं है। टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। You have a positive charge and इसके इर्द गिर्द you have what? You have these lines. अब लाइंस मैंने ज़रा कर्व ड्रा किए हैं, दिस कुड बी ऑफ एनी रीज़न। यहाँ पर एक दूसरा चार्ज आप लोग लगा लें तो ये दोनों एक दूसरे से कर्व कर्व हो जाएंगे। ओके, एट दिस एग्जैक्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? दैट वुड बी टेंजेंट टू दिस लाइन, और टेंजेंट होता है अ लाइन दैट टचेज अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो दिस वुड बी एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन, अ लाइन दैट एक्चुअली टचेज दिस सर्कल, दिस सेमी सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आप लोग एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन, और उस फोर्स की वजह से ई उसकी इस डायरेक्शन में है। इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एक्चुअली टेंजेंट टू द सर्कल, यानी इट इज टचिंग दिस सर्कल एट ओनली वन पॉइंट एंड ओनली। नो टू फील्ड लाइंस can cross each other because electric field has only one direction at a given point. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ही को शो कर रहे हैं। ओके, सो उसकी तो एक वक्त में एक ही डायरेक्शन हो सकती है, सही है। तो अगर तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे एक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, एक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, एक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या करेंगी, इनके दरमियान ये फासला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी भी ये एक दूसरे के
क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर क्रॉस हो जाता है उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आप लोगों के पास दो डायरेक्शंस आते हैं, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपके पास एक ही डायरेक्शन होगी, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी क्रॉस्ड। If the distance between these lines remain the same, then the field is uniform, and if the distance between the line does not remain same, then the field is not uniform. यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी जिस तरह हम वेलोसिटी में पढ़ते आ रहे हैं, जिस तरह हम एक्सेलरेशन में पढ़ते आ रहे हैं, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो देयर इज यूनिफॉर्मिटी, सो वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर जिस तरह डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो फील्ड आप लोगों के पास यूनिफॉर्म है। अगर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दिस मीन्स द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, चेंजिंग है। नॉन यूनिफॉर्म कहते ही चेंजिंग को है। ये बात होगी। एक आप लोगों के पास जब इनफाइनाइट शीट्स प्लेट्स नहीं होते, लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज अ नेगेटिव प्लेट, तो इसमें इनसाइड इन दो कंडक्टर्स में फील्ड लाइंस आप लोगों के पास स्ट्रेट होती हैं एंड दोज आर एक्चुअली यूनिफॉर्म फील्ड, बट एट द एंड्स the lines are bulging or fringing, okay, and यहाँ पर at the ends the electric field is non-uniform, and at the center the electric field is actually uniform। तो ये एक MCQ पॉइंट है, आप लोग देख लें। इसके अलावा आप लोगों को एक MCQ दिया गया है कि अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन इन द फिगर, सही है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने आप लोगों से कहा था जब लाइंस एक दूसरे के क्लोजर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पर लाइंस क्लोजर हैं, तो ए में इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों के पास आ जाता है यूनिफॉर्म सॉरी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि these electric field lines cannot pass through a conductor. If this is your positive charge and यहाँ पर मैं एक कंडक्टर इसके सामने रख दूँ, so what will happen कि यहाँ से आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी एंड वो सरफेस पे आके रुक जाएंगी, इस कंडक्टर से पास नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और उसकी वजह यह है कि इस कंडक्टर के अंदर ये चूंकि पॉजिटिव है, जितने नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं एंड दे कैंसल आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तभी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो।